का बिल्कुल ही खास प्रोग्राम में हम सब की एक ही एफर्ट है कि हम कैसे अपने आप को दवाओं से और बीमारियों से मुक्त रखें, कैसे हम अपने आप को दवाओं के इस जंजाल से मुक्त रखें और उसमें से एक ऐसी ऐसी ड्रग, ऐसी ट्रीटमेंट जो इंसुलिन के रूप में हमारे शरीर में आती है, वो जल्दी छूटने का नाम नहीं लेती और अपने आप को, हर एक व्यक्ति को अपने जाल में जकड़ लेती है। सो कुछ हम फैक्ट्स, कुछ हम ऐसे चीजों को समझेंगे, क्योंकि समझ, एक एजुकेशन ही मेडिकेशन से हमें दूर रख सकता है। तो चलिए समझते हैं इंसुलिन से लेकर डायबिटीज के एक बेसिक प्रोटोकॉल को। जैसा कि हम सबको पता है, टाइप 1 डायबिटीज में हमें इंसुलिन की जरूरत होती है। जब डॉक्टर्स बोलने लगते हैं कि आपका बीटा सेल काम नहीं कर रहा है, आपकी पैंक्रिया काम नहीं कर रही है, अब आपके बॉडी में जो इंसुलिन है वो ब्लड से शुगर को सेल के अंदर पहुंचा नहीं पा रहा है, तो आपको अलग से इंसुलिन लेने की जरूरत होगी और फिर इंसुलिन की डोज खाने के बाद, खाने के पहले, सुबह, दोपहर, शाम ये लगना शुरू हो जाता है। कभी 5 यूनिट से स्टार्ट होकर के वो 25 यूनिट, 30 यूनिट पर डोज तक लोग चले जाते हैं। अपनी पूरी की पूरी स्वतंत्रता खो देते हैं हम इंसुलिन के इस चक्कर में। मोस्टली अगर हम बीटा सेल को समझें तो ये डेफिनेटली इंसुलिन को रिलीज करता है, जिससे कि ब्लड शुगर डिक्रीज होता है। बट उसके साथ साथ बीटा सेल का एक और काम होता है, अल्फा सेल को रिलीज करना, जो ग्लूकोजन या तो ब्लड के जो शुगर है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। पर ये पूरे चक्रव्यूह से आगे जो हमें समझनी है वो ये कि कैसे हम अपने आप को इंसुलिन से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को एक ऐसे प्रॉब्लम से जो शायद कभी ना खत्म हो मॉडर्न मेडिकल साइंस के ट्रीटमेंट से, उसको हम नेचुरोपैथिक तरीके से या समझ के साथ अपने शरीर के हेल्थ को इंप्रूव करके ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, हम डॉक्टर बीआरसी के स्पेशल डाइट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट कुछ मैं जो फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं वो ये है कि इंसुलिन हमारे शरीर को डैमेज करता है जो बाहर से ली गई है, और वो ना सिर्फ हमारे शरीर के, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एक एक सेल को, पूरी की पूरी इकोसिस्टम को डैमेज करता है। और उस डैमेज से अगर हमें निकलना है तो हमें नेचुरल तरीका अपनाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में आइदर लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, हर 6 में से एक आदमी, हर 3 में से एक आदमी किसी ना किसी रूप में, चाहे डायबिटिक कंडीशन हो या नॉन डायबिटिक कंडीशन हो, दवाएं, मेडिसिन लगातार ली जा रही है और ये चिंता का विषय है। पर करना क्या है? करना है समझ, एजुकेशन की जरूरत है। और एजुकेशन, समझ ये बताता है कि जिस स्पीड से इंसुलिन टेकर या डायबिटीज, इसको हम पेंडेमिक या महामारी इसको बोल सकते हैं, बढ़ रही है कि 2030 तक टाइप 2 डायबिटीज मोर देन लगभग 100 मिलियन लोग होंगे और उसमें लगभग 24% लोग, आप समझ लीजिए 24 मिलियन लोग, लगभग 3 करोड़ लोग इंसुलिन लेंगे। अच्छा, हमें डायबिटीज से डर इसलिए लगता है क्योंकि इससे स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ता है, आंख खराब होने की खतरा बढ़ती है, मतलब किडनी खराब होने का खतरा बढ़ता है, हार्ट फेल्योर होने का खतरा बढ़ता है। और इसके कारण
डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लड शुगर को रोक के रखें, ब्लड शुगर को रोक के रखें। लेकिन ब्लड शुगर को कैसे रोक के रखें? क्या सिर्फ रीडिंग कम करके या बॉडी के अंदर की कैपेसिटी को बढ़ा करके कि वो ब्लड शुगर को या शुगर को कंज्यूम कर सके, और जो नॉन कंज्यूमेबल हो, जो जिसे वो पचा ना सके, उसे वो बाहर फेंक सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या आपके भी कोई फ्रेंड इंसुलिन ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। जब भी हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, जो कि लगभग 4 लाख करोड़ का बिजनेस बन चुका है, आप समझ सकते हैं क्यों इसे इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। researchandmarkets.com का ये सर्वे है, ये रिपोर्ट है, 4 लाख करोड़ का 59.3 बिलियन डॉलर के आसपास का लगभग ये पूरा मार्केट कैप है। और इतना बड़ा बिजनेस कौन छोड़ेगा? तो लोग प्रमोट कर रहे हैं इंसुलिन को, लोग प्रमोट कर रहे हैं। जैसे ही आपका ब्लड शुगर किसी भी हालत में, किसी भी डर से, किसी भी भय से, एक नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, तो आपको इंसुलिन की पहली डोज लगा दी जाती है, और अंदर के भय से हम लगातार उस इंसुलिन को लेते चले जाते हैं, और ये सालों साल न खत्म होने वाली एक ऐसी सिलसिला में बदल जाती है जो हमें न सिर्फ अंदर से, न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत बीमार कर देता है। इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने में आए हैं, जो रिसर्च बताते हैं इससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। आपको स्लिपनेस तो होता ही है, हेडेक तो होता ही है, वीकनेस, फटीग, आपके लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें तो होती ही है। आपके अंदर जो मूड चेंज है, मूड स्विंग है, वो बहुत जल्दी होगा। इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग। बट जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स, वेट गेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है आर्म्स में, लेग्स में, स्वेटिंग ज्यादा होती है, शेकिंग होती है, हंगर, हार्ट रेट फास्ट होने लगता है, कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन, आवाज भी लड़खड़ाने लगती है। ये सब साइड इफेक्ट है इंसुलिन के। एंजाइटी, इरिटेशन, मूड चेंज। अब इतनी सारी साइड इफेक्ट्स को लेकर के हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं बॉडी में ब्लड के शुगर को, ग्लूकोमीटर की रीडिंग में कम आए, नॉर्मल आए, ये दिखाने की प्रयास, जबकि उसे ठीक की जा सकती है विदाउट इंसुलिन। अगर आपने शरीर को अंदर से डैमेज नहीं किया है, और अगर इतना ही डैमेज किया है कि वो रिकवर हो सकता है, तो एक एफर्ट लगानी चाहिए, एक प्रयास पूरी ताकत के साथ लगानी चाहिए कि विदाउट इंसुलिन भी मैं किक बैक करूं, बाउंस बैक करूं, रिवर्ट बैक करूं। और ये करेगा हमारा शरीर, क्योंकि शरीर इस तरीके से बनाया ही गया है कि ये स्वयंत्र है, खुद से अपने आप को मेंटेन कर सकता है। और इस बात को अगर हम समझते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि हम अपने शरीर पे विश्वास करें, हम खुद पे विश्वास करें, और उस नेचर पे विश्वास करें जिसके द्वारा फूड को एज ए मेडिसिन के रूप में हम तक पहुंचाया गया है। और केमिकल मेडिसिन को हटा करके, ड्रग्स को हटा करके हम नेचुरल मेडिसिन की तरफ, नेचुरल फूड एज मेडिसिन की तरफ, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ या हर्बल मेडिसिन की तरफ कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप उठाना शुरू करें। सिर्फ यहां तक ही खेल नहीं है, कुछ बड़े लोगों ने तो बोल दिया है कि इंसुलिन के ऊपर लोगों को डालना ये एक बड़ा स्कैम का हिस्सा है, ये एक बड़ा स्कैम का हिस्सा है। और ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल है, जो मेडिकल के फील्ड में काम करती है, रिसर्च रिपोर्ट्स निकालती है, उनके फर्स्ट लेडी डायरेक्टर, उन्होंने ये क्लेम लगाया, ये बात बताई, ये चीज सामने लाई। पर ना कोई हमें डॉक्टर बताएगा, वो तो बोलेंगे नहीं इंसुलिन लेना पड़ेगा।
सो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा समझ के साथ सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसुलिन हमें हेल्प नहीं कर रहा है, इंसुलिन हमें मार रहा है। और फिर इसके लिए अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाकर, लर्निंग को इंप्रूव करके अगर आप अपने आप को इंसुलिन मुक्त या डायबिटीज मुक्त होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए LIVE, लीव, MAD, मैड, मेडिसिन एंड डिजीज, FL, फ्री लाइफ, लीव मैड फ्री लाइफ, कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हम आपको स्पेशल प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे आपकी डायबिटीज, आपकी इंसुलिन को कैसे आपके शरीर के हेल्थ को इंप्रूव करके दवाओं की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। और एक पल ऐसा भी आएगा जब आपका ही डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, अब इंसुलिन की जरूरत नहीं, अब मेडिसिन की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने आपको मेडिसिन और इंसुलिन इंट्रोड्यूस किया है वो अगर बोलने लगे कि नहीं अब जरूरत नहीं, तब होगी असली विजय। और वो हो सकता है अगर आप एक साधना में जाना चाहते हैं, अगर आप एक प्रयास लगाना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहते हैं जो आपके शरीर के, आपके मन के इंटरनल प्रोसेसेस को हेल्दी बनाकर आपको दवाओं से, बीमारियों से मुक्त कर सके। तो ये सारी चीजों को अब ये एडमिट करते हैं HbA1c शुड बी बिटवीन 7 to 8, ये नॉर्मल है। अब ये बोल रहे हैं 7 to 8 नॉर्मल है। 250 नॉर्मल ब्लड शुगर की रीडिंग है। और इंडिया का कोई भी आप रिपोर्ट पेपर देख लीजिए, उसमें एवरेज रेंज क्या रहेगा, फास्टिंग बिलो 100 और 120, 140, अलग अलग लेस देन 140 के रेंज में आपको बोलेंगे ब्लड शुगर को आप मेंटेन रखें। जबकि जहां से ये आई अब वो लोग इसे 250 के लेवल पे लेके गए हैं। और ये डॉक्टर बीआरसी लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग फेनोमेना में, अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, अलग अलग सेल में ब्लड शुगर का लेवल हमेशा अलग हो सकता है, अलग ही होता है, अलग ही रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर मतलब एनर्जी, और हर एक बॉडी के सेल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है, सिचुएशनल होती है, कंडीशनल होती है। और जिस समय हम चेक करेंगे उस समय की शारीरिक, मानसिक और बाहरी वातावरण के हिसाब से हमारा ब्लड का शुगर दिख सकता है। तो 250 अगर नॉर्मल ब्लड शुगर है तो आप सोचिए आप क्या सही में दवा लेने के काबिल हैं या दवा की जरूरत है? क्या आप क्वालिफाइड हैं दवा के लिए? तो ये सवाल पूछना है हमें आईएमए के न्यू गाइडलाइन को बेस में रख करके, जो 2018 का गाइडलाइन है, न्यू गाइडलाइन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन उनका, जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मान नहीं रही। और वे पुराने गाइडलाइन के हिसाब से हमें अभी भी 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गोलियां खिलाई जा रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं। कम से कम एक दीप, एक डाउट तो मन में पैदा करें कि भाई मैं भी निकल सकता हूं इन गोलियों से, डायबिटीज से मुक्त हो सकता हूं, इंसुलिन से मुक्त हो सकता हूं। एक डाउट तो पैदा करें, एक संशय, एक शंका तो पैदा करें उन लोगों में जो लोग इंसुलिन की दवाइयां ले रहे हैं, जो इंसुलिन की टीके ले रहे हैं, जो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, जो गोलियां ले रहे हैं, सुबह शाम गोलियों के ऊपर गोलियां के ऊपर ले रहे हैं, आयुर्वेदिक से लेकर के पता नहीं कितनी सारी गोलियां ले रहे हैं। तो एक डाउट पैदा कीजिए कि आप इन दवाओं से मुक्त हो सकते हैं, आप इंसुलिन से मुक्त हो सकते हैं। और एक बार उन्हें प्रयास के लिए उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और यही एजुकेशन जो है, एजुकेशन हमें हेल्प कर सकता है मेडिकेशन से निकलने के लिए। तो ये मैं अभी रोल ऑफ इंसुलिन मैं नहीं बताऊंगा, मोस्टली ये हम सबको पता है। ये बॉडी के ब्लड सेल्स से, हमारे ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को लेकर के हमारे सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ग्लूकोज यानी शुगर। अब शुगर कितनी होनी चाहिए, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन बन के आता है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है
कि हमारा यूरिन कितना होना चाहिए, हमारा 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 लैट्रिन कितना होना चाहिए, हमारी नींद कितनी होनी चाहिए, कुछ चीज हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल कंडीशनल है आपके काम के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से। अगर आप कुछ एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी लंबाई अच्छी हो सकती है। आपका डीएनए अगर लंबा है, आपके अगर जनरेशन्स में लंबाई है तो लंबा ज़्यादा रहेगा। सेम इसी तरीके के कुछ कंडीशन आए हैं क्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग लोगों के अलग अलग कंट्रीज में ब्लड शुगर का रेंज बिल्कुल अलग आया है। उसको सेरेनोमस एक पर्टिकुलर रेंज में डाला नहीं जा सकता, पर हमारा कितना होना चाहिए ये समझा जा सकता है। और उसका सीधा पैरामीटर है, अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है तो रेंज कितना भी हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो डिस्कम्फर्ट इंपॉर्टेंट है, सिम्टम इंपॉर्टेंट है। और अगर सिम्टम हो रही है और रेंज नहीं भी है तो भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सिम्टम बॉडी का खुद का सिग्नल है। हमें बॉडी के सिग्नल को मानना है, ना कि ग्लूकोमीटर के सिग्नल को। हमें बॉडी के ऊपर काम करनी है, हमें बॉडी को ही सुनना है, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस सबसे करेक्ट होगी, सबसे एक्यूरेट होगी और हमेशा हमेशा के लिए हमें हेल्प करने वाली होगी, ठीक रखने वाली होगी, लॉन्जिटिविटी देने वाली होगी, जीवन को आयु देने वाली होगी। कुछ जो पैरामीटर्स निकल के आए हैं, टाइप 1 जो सी सेक्शन डिलीवरीज होती है उनमें टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। आज से 20 साल पहले छोटे बच्चों में, 3 साल 5 साल 10 साल के बच्चों में डायबिटीज का ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रकोप नहीं था। आज वो नंबर्स अचानक से बढ़ा है और उसके पीछे एक बड़ा कारण है, पिछले 5 दशकों में, सॉरी पिछले 1 दशक में, पिछले 5 सालों में या 10 सालों में जो डिलीवरीज है, नॉर्मल डिलीवरीज, वो न सिर्फ आधे हो गए, उससे भी ज्यादा शहरों में तो उसकी संख्या और ज्यादा है। जितने बड़े हॉस्पिटल, वहां पे नॉर्मल डिलीवरी कराना उनके बस की बात ही नहीं। उनको एक ही मालूम है, चीर फाड़ करके निकाल दो। नॉर्मल डिलीवरी करने की वो ना तो सीखे, ना तो वो कर सकते, ना वो रिस्क ले सकते, ना वो सजेशन दे सकते। ये तो एक बात। और दूसरा हो सकता है, ये भी एक दूसरा बात हो, पर लॉस हमारा है। अगर हम ऐसे डिलीवरीज में जाते हैं तो हम अपने बच्चे को जीवन भर के लिए एक ऐसी गाली, एक ऐसी सजा दे देते हैं कि वो अपनी पूरी फ्रीडम को खो देता है। तो इनसे अगर बच्चों को निकालना है तो हमें बच्चे के इंसेप्शन से उसके बड़े होने तक बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सो अब हमें समझना है कि डायबिटीज क्या कॉन्स्पिरेसी है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोलते हैं, डायबिटीज कोई डिजीज है ही नहीं, ये कंडीशन है जिसमें ब्लड में शुगर का, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकता है। तो ब्लड और शुगर, ब्लड भी अच्छा, बॉडी में एनर्जी भी अच्छी, तो ब्लड शुगर कैसे खराब हो गया? ब्लड शुगर कैसे खराब हो गया? ये बिल्कुल कुछ समझ में ना आने वाली बात है। पर कुछ हम आंकड़ों को देखते हैं और इन आंकड़ों को देख करके आप पता लगाइए। 1979 में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे ज्यादा अगर शुगर आती थी फास्टिंग, तो उसको वो बोलते थे आप डायबिटिक हो। इसको 1999 में और 1997 में एडीए, मतलब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, और WHO, तो आज कोई ऐसा है ही नहीं जो जानता ना हो, इन लोगों ने इसकी पैरामीटर को 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कर दिया। अगर इससे ज्यादा है तो आपको डायबिटिक के पैरामीटर में आपको डायबिटिक बोला जाएगा और डायबिटीज की दवाइयां खिलाई जाएगी। सेम इसको और कम किया गया 2003 में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जैसे जैसे ये पैरामीटर कम होते गए, जैसे ये कट ऑफ कम होते गए, इट इज लाइक कि पहले 60%
को फर्स्ट डिवीजन रखा, फिर 70, फिर 80, तो फेल होने वालों की ज्यादा तादाद होगी। ऐसा ही कुछ उन्होंने किया, इस पैरामीटर को कम करते गए, नैरो करते गए, और दुनिया भर में 3% से 8% से 21%, और इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते गई। 2010 में उन्होंने 2-3 अलग अलग पैरामीटर लेके आए। फास्टिंग अलग होगा, पीपी अलग होगा, एवरेज अलग होगा, HbA1c अलग अलग, आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। तो फास्टिंग को बिलो 100 चाहिए, और उनका रिसर्च बताता है कि 54% लोगों को एक फेनोमेना है, डाउन फेनोमेना, जहां पे पीपी से ज्यादा फास्टिंग का ब्लड शुगर हो सकता है। ये बेसिक है बॉडी में। 54% मतलब मोर देन 50% लोगों की फास्टिंग शुगर एनी टाइम ज्यादा होगी पीपी के। और अब डायबिटीज का पैरामीटर है कि फास्टिंग कम होना चाहिए, पीपी ज्यादा होना चाहिए। यार इतना कंफ्यूजन क्यों बना के रखा हुआ है, थोड़ा समझने वाली बात है। फिर HbA1c भी रखा उन्होंने। अब इतने सारे पैरामीटर से जब पेट ना भरा, तो मेरे दोस्तों उन्होंने एक शब्द लाया 2013 में, और उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक एक ऐसा टर्म है कि अगर इससे 5-10 पॉइंट और आगे पीछे हो जाए तो भी घबराने की बात नहीं, उनकी मेडिसिन बिकेगी, आपको प्री डायबिटिक की दवाइयां खानी पड़ेगी। तो ये जब तक हम अपने आप को एजुकेट ना करें कि आखिर मेरे बॉडी में कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, मेरा ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, तब तक हमें कोई भी कभी भी किसी भी हालात में दवाओं से मुक्त होने नहीं देगा, ना तो बीमारियों से मुक्त होने देगा। बीमारी हमारे बॉडी के रेस्टलेसनेस का सिग्नल है। बीमारी ये सिग्नल है कि आपका शरीर अस्थिर है, आपका मन अस्थिर है, और इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्थिरता। स्थिरता आएगी सही पोषण, सही श्रम और सही विश्राम के साथ। तो मुझे मालूम है हम सब स्वस्थ हो सकते हैं, सिर्फ हमें एक साथी चाहिए जो हमारे साथ हो, और हमारे साथ चलकर हम सब मिलकर एक साथ स्वस्थ बने। और इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि मेरा ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, मेरा फास्टिंग कितना होना चाहिए, मेरा पीपी कितना होना चाहिए, मैं ब्लड शुगर की गोलियां कब बंद कर सकता हूं, मुझे फूड में क्या मैं मीठे फल खा सकता हूं, क्या मैं सब्जियां खा सकता हूं, क्या मुझे बार बार खाना पड़ेगा, क्या मैं फास्टिंग रख सकता हूं। कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि मैं फास्टिंग तो रख नहीं सकता, क्योंकि नेचुरोपैथिक लॉ में फास्टिंग को सबसे बड़ी औषधि बोली गई, आयुर्वेद में लंगनम को परम औषधम बोला गया। तो ये सारे सवालों को हम कवर करते हैं, और मैं आपको इनवाइट करूंगा हमारे स्पेशल PCP पर्सनल केयर प्रोग्राम में, जहां पे 90 दिनों तक लगातार हम केयर करेंगे, हम बात करेंगे एवरी डे आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर। कोशिश एक रहेगी कि आपके शरीर का हेल्थ इंप्रूव हो। हम फोकस करेंगे ही नहीं आपके बीमारी के ऊपर, हम हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, हम प्रकाश को बढ़ाएंगे, हम लाइट को बढ़ाएंगे, और देखेंगे अंधकार कब तक टिकता है, और देखेंगे कब तक अंधेरा बीमारी टिकती है, और कब तक ये सारे टॉर्च टिकेंगे, क्योंकि हम लेके आने वाले हैं सूर्य को। सूर्य मतलब स्वास्थ्य को। जब सूर्य आएगा अंधकार टिक न पाएगा। अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर ही हमें ठीक कर सकता है, अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारे शरीर से आगे कोई भी नहीं, तो इस 90 दिन के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इसमें हम बहुत सारा चीज करने वाले हैं। हम इसमें हेल्थ इवैल्यूएशन करेंगे, हेल्थ एनालिसिस करेंगे, प्रकृति एनालिसिस करेंगे, टॉक्सिसिटी एनालिसिस करेंगे। हम फूड थेरेपी, नेचुरोपैथिक थेरेपी, योग थेरेपी, डेली, वीकली और मंथली एवरी टाइम सपोर्ट के साथ इन 90 दिनों में अपने आप को एनेबल बनाएंगे कि उसे दवाओं की जरूरत ना हो। चाहे वो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, जब हेल्थ इंप्रूव होगा
तो दवाओं की जरूरत कम होगी। अगर आपको इस हेल्प की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए PCP, पर्सनल केयर प्रोग्राम। शेयर कीजिए अपना नंबर, बताइए अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैसेंजर में जाकर के शेयर कीजिए अपना नंबर। डायरेक्ट नीचे कमेंट ना करें, बहुत सारे लोग आपको कॉल कर सकते हैं, तो मैसेंजर में जाकर के अपना नंबर शेयर करें। लिखिए PCP, आई नीड पर्सनल केयर। आप हकदार हैं पर्सनल केयर लेने के लिए। और पर्सनल केयर पर्सनली आपको खुद करना है। ये केयर मेरा तो कम, आपका, आपके शरीर का केयर होगा। जब आप समझेंगे कि आपका ब्लड शुगर का कारण आपका कॉन्स्टिपेशन है, जब आप समझेंगे आपके ब्लड शुगर का कारण आपकी एसिडिटी है, आपका गैस है, आपका रात में नींद ना आना है, आपका ज्यादा एंजाइटी है आपके मन की, आपकी शारीरिक दूसरे कठिनाइयों के कारण आपका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी दूसरी तकलीफों के कारण, मानसिक तकलीफों के कारण, मानसिक अस्थिरता के कारण, अशांति के कारण आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर हिला हुआ है। तो जैसे हम रूट को खत्म करेंगे, जैसे ही हम रूट को करेक्ट करेंगे, फ्रूट अच्छा होने लगता है। इस भाव के साथ कि हम मिलेंगे जल्द और बनाएंगे अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त। मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने आप को एक मौका दे सकते हैं दवाओं से और बीमारियों से मुक्त होने के लिए। With this thought, if there is any question, let me check and take। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज मेंशन कीजिए। आई कैन टेक वन क्वेश्चन राइट नाउ। So I have got one question और उनका सवाल है कि नी ज्वाइंट पेन। तो मैं आपको बता दूं, पेन, दर्द का कारण तीन। एक है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ एयर, ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी, ब्लॉकेज ऑफ लिक्विड, ब्लॉकेज ऑफ सेमी लिक्विड, ब्लॉकेज। दूसरा है इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, नीज के अंदर इन्फ्लेमेशन, किसी ना किसी रूप से इन्फ्लेमेट हो गया तो दर्द होगा। और तीसरा है वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, चाहे लिगामेंट टूट गई हो, बोन्स टूट गई हो, घिस गई हो, टूट गई हो। तो ये तीन बड़े कारण हैं पेन के, चाहे वो ज्वाइंट पेन हो या हेड पेन हो। अब इसको ठीक करने का जो प्राइमरी है, खास रूप से बोन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुरंत क्रिएट नहीं होते, वो अचानक से नहीं होते। अचानक से जो पेन होता है बोन्स में, वो ओनली बिकॉज ऑफ ब्रेकेज होता है, टूटने के कारण। गिर जाएंगे हम, कुछ टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो बोन में दर्द होगा, नीज में पेन होगा अगर आप गिर गए हो तो। नॉर्मल बिकॉज ऑफ डिफिशियंसीज हमारे बॉडी में, हमारे जो चाहे तो कमर चाहे तो नीज, जो एक ज्वाइंट है जहां से एनर्जीज का फ्लो बहुत फास्ट होता है, जिसका यूसेज बॉडी ज्यादा करता है, तो अगर वो डिफिशियंट हो गया तो नीज में पेन होगा। अब इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि आप एक नेचुरल डाइट प्लान में आइए। नेचुरल डाइट प्लान को जैसे ही आप करेंगे, नेक्स्ट 30 to 90 डेज आप देखेंगे कि आपके नी पेन में फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा। कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा और कम होगा, और धीरे धीरे वो कम होते होते नॉर्मल सिचुएशन में चला जाएगा। कुछ टेम्पररी रिलीफ बताई जाती है ट्रीटमेंट के नाम पे। ट्रीटमेंट हमेशा से टेम्पररी होती है, ये बात हमें ध्यान देनी है। उसके लिए आप अपने पैरों पे गरम ठंडा पट्टी लगा सकते हैं। आप गरम तेल सरसों का, लहसुन डाल करके वो लगा सकते हैं। उसके अलावा आप पैरों में धूप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके
नीज को थोड़ा सा आराम देगी। आप टच थेरेपी कर सकते हैं, अपने हाथों से ही अपनी नीज को मसाज करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉकेज रहेगा, हवा का, एयर का, वो निकल जाएगा। पर लॉन्ग टर्म में अगर आपको यूज आपके बोन्स को ठीक करना है, उसकी उसमें डिफॉर्मिटीज हो गई, वो घिस गई है, तो उसको ठीक करना है, आपने डायरेक्टली सन रेज खानी है, यानी पत्ते खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, डायरेक्टली रेड वेजिटेबल्स खानी है। तो ग्रीन जूस पीनी है, एक ग्लास रेड जूस पीनी है एवरी डे। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ और बतानी है तो उसके पहले मुझे चेक करना पड़ेगा आपकी प्रकृति। अगर आपकी प्रकृति एसिडिक है तो कुछ मैं मसाले नहीं बता सकता हूं, अगर कफ वाली है तो फिर हम घर में ही अदरक, काली मिर्च, इसके काढ़ा बना करके हम पी सकते हैं। कुछ और भी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, बट वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रकृति क्या है, क्योंकि प्रकृति को बिना जाने अगर हम ये सारी चीजें खाएंगे तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ सकती है, बॉडी में गैस बढ़ सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको भयभीत हो जाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगी तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसके लिए हमें बहुत ख्याल रख करके, क्योंकि नी जॉइंट का पेन ये तुरंत नहीं आता, इसको हमें एक समय दे करके समझ के साथ ठीक करना है। क्विक कोई रिलीफ नहीं है। वो जितने सारे ऐड आते हैं तेल वाले, वो सारे के सारे एक टेम्पररी रिलीफ देने वाले हैं। एक और सवाल मैं ले लेता हूं, इज एड्स इज डिजीज? सो डिजीज का मैं मतलब बता दूं, डिजीज का मतलब एनीथिंग विच मेक्स यू अनईजी इज डिजीज। अभी के मॉडर्न मेडिकल साइंस में हर एक सिम्टम्स को लेकर के उन्होंने एक नाम दे दिया है डिजीज का। एड्स का हालांकि एक बड़ा फुल फॉर्म भी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के द्वारा होता है। सो ये डिजीज हो, रोग हो, बीमारी हो, आपको उसके अगर कोई लक्षण लग रहे हैं, लक्षण मतलब उस बीमारी के लक्षण का कोई लेना देना नहीं है, हमें बॉडी में अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, अगर सर दर्द हो रहा है मतलब अच्छा नहीं लग रहा। अभी सर दर्द माइग्रेन के कारण हो, पागलपन के कारण हो, चोट लगने के कैसे भी कारण हो, नाम कोई भी मैं दे दूं, हमें हमारा मकसद है उस सर दर्द को ठीक करना, और उसको हमारा बॉडी ठीक कर सकता है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। सो आपको अगर किसी भी तरीके का सिम्टम पता चल रहा है जो शरीर को डिस्कम्फर्ट कर रहा है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो फार एज द रिपोर्ट्स आर कंसर्न, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने हमेशा से बताया है कि एड्स एक स्कैंडल है, ये मिलेनियम का स्कैंडल है, ये कोई बीमारी न था न है, जैसा अभी का जो काम चल रहा है वो भी स्कैंडल है। ये उनके बुक में दिया हुआ है, HIV वायरस अ मिलेनियम स्कैंडल। वो बुक को पढ़ करके आप और ज्यादा डीप में समझ सकते हैं, या तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स से जूझे हुए हैं या आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम आपके बॉडी के ऊपर काम करके आपकी बॉडी की हेल्थ को इतना इंप्रूव की जा सकती है कि आपको दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन दवाओं को छोड़ पाएंगे और अपने लाइफ में फ्रीडम ला पाएंगे। सो इसी भाव और विश्वास के साथ कि हम सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना और यही परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना। जिसने भी मेरे अंदर से बोला और जिसने भी आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ, वो मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।